कोयटा से खबर है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न की जा सकी। सिर्फ 11 अरकान असम्बली तहरीक के हक में थे। तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार। इजलास में सरदार यार मोहम्मद रेंद और असद बलोच के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न की जा सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद सूबाई असम्बली में आज पेश होना थी, जो कि न पेश की जा सकी। सिर्फ 11 अरकान असम्बली तहरीक के हक में थे। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल में उस वक्त हलचल देखने को मिली जब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात की गई और अब खबर ये सामने आ रही है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश ना की जा सकी। वजह जो सामने आई है, सिर्फ 11 अरकान असम्बली तहरीक के हक में थे, जबकि तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान। फरीद, आगाह कीजिएगा, जिस वक्त यार मोहम्मद रेंद ने ये बात की थी कि हम तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे और वो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, ये अब क्या हुआ? आज बलूचिस्तान 14 अरकान असम्बली ने जो तहरीक अदम एतमाद की थी, उसमें जो थे सरदार यार मोहम्मद रेंद थे और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल में जो 14 अफराद थे, उन्होंने पेश आज तहरीक जो है ऐवान में पेश की गई। ज़हूर बलेदी ने ऐवान में तहरीक पेश की गई थी। इस तहरीक पे बहस के लिए कायम मकाम स्पीकर ने जो है राय शुमारी कराई ऐवान में, तो 11 अरकान असम्बली ने जो है अपने हाथ खड़े करके तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि तहरीक को मंजूर कराने के लिए पेश करने के लिए बाकायदा 13 अफराद की कम से कम उनको जरूरत थी। लेकिन मतलूबा अक्सरियत हासिल ना होने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो असम्बली बलूचिस्तान असम्बली ने तहरीक निपटा दी और इस दौरान जो पॉइंट ऑफ आर्डर पे ज़हूर बलेदी ने बोलने की कोशिश की तो हुकूमती अरकान ने उन्होंने मुदाखलत की, जिस पर जो सरदार यार मोहम्मद रेंद और जो है असद बलोच के शदीद तल्ख कलामी हुई। इसके बाद स्पीकर ने जो है ऐवान में कोरम ना पूरा होने पर कोरम की निशानदेही कराने पर जो है घंटियाँ बजाई, जो घंटियाँ बजी 5 मिनट तक, लेकिन इसका कोरम पूरा ना हो। इसके बाद स्पीकर ने बलूचिस्तान असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अगर जहाँ तक दावे की बात की जाए तो बहुत सारे दावे किए गए थे। कुछ जिन अरकान असम्बली ने 14 ने तहरीक अदम एतमाद में दस्तखत किए तो उनमें मुबीन खिलजी भी शामिल थे, जिन्होंने गुज़श्ता रात वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो से मुलाकात की। उसके बाद वो खुद आज असम्बली में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर अरकान असम्बली में जो थे हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से तहरीक जो है कामयाब नहीं सकी और इन्हें निपटा दिया गया। जी फरीदुल्लाह साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद ने भी हमें ज्वाइन किया। इरफान, कहिएगा, 14 अरकान थे जिन्होंने 18 मई को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाई थी। अब कहा जा रहा है कि 13 अरकान की हिमायत दरकार नहीं हुई है। कौन से अरकान थे? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली में आज बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़िंजो के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, आज टेबल होना था, उस पर 14 अरकान के दस्तखत थे। लेकिन बड़ी सूरत हाल उस वक्त देखने को आई कि जब आज असेंबली में जो हुकूमती पार्टी बाप पार्टी जो उनके अरकान भी शामिल थे, उनकी तरफ से ये मूव लाई गई थी, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, एएनपी के भी लोग शामिल थे। लेकिन आज एएनपी और पीटीआई के जो लोग थे वो आज इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि बाप पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी असेंबली हाल में तो असेंबली बिल्डिंग में तो आए, लेकिन वो हाल मौजूद नहीं हुए, उनके भी दस्तखत थे। ऐसा लगता है कि वो भी इस तहरीक में उन्होंने हिस्सा नहीं डाला। इस तरह 13 अरकान की जो हाथ खड़े करके उन्होंने इस तहरीक की हमायत में वोट दिया, जबकि 13 अरकान सरकार थे, लेकिन 13 अरकान जो थे वो इकट्ठे नहीं कर सके। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस वक्त एएनपी बलूचिस्तान सूबाई काबीना का भी हिस्सा है, उनका एक वजीर इस वक्त सूबाई काबीना का हिस्सा है, लेकिन इनके 2 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पे दस्तखत किए थे, लेकिन वो सूबाई वजीर जो थे वो भी इस तहरीक का हिस्सा नहीं बने। तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुद्दूस बिज़िंजो के सर पर लटकती तलवार थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो नाकाम हो गई है। 11 अरकान इकट्ठे करके अब तहरीक अदम एतमाद तो पेश ना हो सकी, इसका मतलब है अब 6 महीने तक वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की दोबारा तहरीक नहीं आ सकती। तो वो जो ग्रुपिंग थी और जो मसाइल थे पार्टी के अंदर ही, वो अब किस तरह से हल होंगे? अब देखिए, ये जो सूरत हाल है, अब से कुछ देर पहले जाम कमाल और सरदार यार
ने मीडिया से भी बातचीत की, उनका भी ये कहना था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि उनके लोग पूरे नहीं हैं और उन्होंने इस अददी जो बर्तरी है जो हुकूमत को हासिल थी उसका एतराफ़ किया कि वो पूरा नहीं कर सके जो मुखालिफ ग्रुप था कुदूस बसिंजों के खिलाफ। तो अब 6 महीने वाली जो है वो तो बात अभी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि 6 महीने के तक, क्योंकि वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई थी उसको 4.5 माह हुए, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब एतमाद का वोट कुदूस बसिंजों ने लिया, जबकि अब जो दूसरी तहरीक अदम एतमाद अब वज़ीर आला कुदूस बसिंजों के पेश हुई, तो इसके बाद जी इरफान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे राब्ता बहाल करें, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 अरकान असम्बली मौजूद थे और 2 सिर्फ असम्बली में मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो सकी। इजलास में सरदार यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है और बताया जा रहा है कि 13 अरकान की हिमायत दरकार थी, लेकिन सिर्फ 11 अरकान असम्बली तहरीक के हक़ में थे। तो वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो सके। लेकिन जिस वक्त ये तहरीक सामने आई थी उस वक्त 18 अरकान ने दस्तखत किए थे और सरदार यार मोहम्मद रिंद हो या जाम कमाल हो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे और उनके जानिब से दावा किया जा रहा था कि नंबर गेम पूरी है, अब हम इस वज़ीर आला के साथ नहीं चल सकते। लेकिन मामला उलट गया है, गेम पलट चुकी है और अब 6 महीने तक इसी वज़ीर आला के साथ काम करना होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरमीम ख़त्म कर दी गई। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इंतखाबात का तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया गया। बिल वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। बिल पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि EVM पर मुख्तलिफ जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात चलाती रही। समंदर पार पाकिस्तानियों से वोट का हक़ वापस नहीं लिया जा रहा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया, जिसमें EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म कर दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में आइंदा इंतखाबात के लिए अखराजात की तफसील पेश कर दी है और दस्तावेजात के मुताबिक आम इंतखाबात पर 47 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। EVM और इंटरनेट वोटिंग के लिए भी अखराजात तलब कर लिए गए हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इजहार ख्याल कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी अपनी चेयर्स पे अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ़ रखें। थैंक यू। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, 10 अप्रैल 2022 एक तारीख साज दिन था जब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आइन और कानून की रूह के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई और आइन के मुताबिक इस ऐवान की मंशा और वोटों के मुताबिक एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई और पाकिस्तान और ये ऐवान और आपकी जो इज़्ज़त और तौकीर है उसमें इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान जो कि तमाम इदारों की माँ है, तमाम इदारे इसी पार्लियामेंट की कोख से उन्होंने जन्म लिया। क्या मैं
बड़े अदब से आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ और इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान के तमाम मेंबरान से आयल के दोनों तरफ कि क्या किसी जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के ज़रिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे और आइन को तहबाला करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी हुकूमत जो 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया था, दो हमारे सामने जो मुतहद्दा जो पार्टियां जो इसका हिस्सा हैं, दो हमारे सामने अहदाफ थे। एक, शफाफ तरीके से आइंदा इलेक्शन हो, जिसका आज यहाँ पर बिल पेश किया गया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हाउस को कि उन्होंने आज ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। और उसके लिए तमाम मैं कायदीन और मेंबरान का न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में आज इनके ऊपर आपने बहस करवाई। और दूसरा जनाब स्पीकर, हदफ ये था और है कि हम जो डूबती हुई हमारी मईशत है, जो हचकोले खा रही है, उसको हम सब मिलकर उसको हम शबाना रोज़ मेहनत करके हम उसको किनारे पर लगाएं। ये काम एक इंतहाई मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख, असर हाजिर की तारीख इस बात की गवाह है, पुकार पुकार कर हमें बताती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों और बहुत बड़े चैलेंजेस हों, तो फिर उतनी कुव्वत और मेहनत से जब आप काम करते हैं तो फिर हालात का रुख बदल जाता है और हालात बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये दुनिया की तारीख हमें बताती है, हमें कुरान करीम इसका सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, उससे हमें ये सबक मिलता है जी। तो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये है वो दो अहदाफ जिसके लिए मैं और ये हमारी मोअज़्ज़िज़ टीम के मेंबरान जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या जनाब स्पीकर, इन हालात में जब पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज जब हम उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो अल्लाह ताला ने देना है, तो क्या फिर किसी फितना फसाद और अनारकी की गुंजाइश है? क्या फिर दोबारा धरनों की गुंजाइश है? मैं आपको 2014 में लिए चलता हूं जनाब स्पीकर, इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान को, कि जब यहां पर डी चौक में धरने हो रहे थे और जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर मैले कपड़े वहां पर रखे गए थे और जनाब स्पीकर कब्रें खोदी गई थी, कब्रें खोदी गई थी और इमरान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि जाओ उस वक्त के वज़ीर आज़म का गला पकड़ के लाओ और उनको यहाँ पर लेके आओ। और जनाब स्पीकर रात के अंधेरे में डंडे और सोटों से चल पड़े और कहा कि पार्लियामान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला कर दिया। जनाब स्पीकर, वो दिलखराश मनाजर आज भी हमारी आंखों के सामने है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि उसके नतीजे में क्या हुआ। चीन के सदर
हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में चीन हमारा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम 22 करोड़ आवाम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में चीन शुमार होता है। हमारे दूसरे इस्लामी ममालिक भी हमारे दोस्त हैं। तो चीन के सदर तशरीफ ला रहे थे और चीनी सफ़ीर जो उस वक्त यहाँ पर थे, उन्होंने उनको पैगाम भिजवाया कि मेरे सदर आ रहे हैं और आपके दोस्त आ रहे हैं, आप मेहरबानी करके ये खाली कर दे जगह। इमरान नियाजी ने साफ इनकार कर दिया। हट धर्मी जिद, क्या खाली वो हट धर्मी और जिद थी? नहीं, वो साजिश थी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ, एक बेवा के खिलाफ, बिजली के जो अंधेरे थे उनको ख़त्म करने के खिलाफ, खुशहाली और तरक्की के खिलाफ वो एक साजिश थी जनाब स्पीकर। और इस तरह वो दौरा मुअख्खर हो गया और फिर 7 महीने के बाद वो दोबारा तशरीफ लाए अप्रैल 2015 में, और जो मुआहदे सितंबर 2014 में जिनके ऊपर दस्तखत होने थे वो 7 महीने मुअख्खर हो गए। इसलिए कल जब मैं करोट में था, जो 720 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा है, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप खुद इसके मिनिस्टर रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो कल वहाँ पर मैंने ये कहा कि अगर ये मंसूबा ये 2014 में ये दस्तखत हो जाते चीनी सदर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, तो ये मंसूबा 1 साल पहले मुकम्मल हो जाता और 700 मेगावाट बिजली इस कौम को मिलती, सस्ती बिजली। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कल चीनी कंपनी के चेयरमैन ने मेरी दरख्वास्त पर यह कहा, मैंने कहा कि जब तक COD, आप जानते हैं कि COD के क्या मानी है कि कमर्शियली ऑपरेटेड डेट, तब तक जब तक ये बिजली की तरसील आप देंगे, आप वो जो भी नर्ख हैं आप ना लें, हमें ये बिजली आप उस वक्त तक मुफ्त दें। जनाब स्पीकर कल उन्होंने वादा कर लिया और 4 अरब रुपए इस कौमी खजाने में, वजीर खजाना यहाँ पर मौजूद हैं जिनको खाली खजाना मिला है। 4 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। और 4 अरब रुपए का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 4 अरब रुपए का कोई कैंसर का अस्पताल बना लें, कोई 4 यूनिवर्सिटियाँ बना लें, या फिर बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में आप वहाँ पर सोलर का कोई प्लांट लगा लें, या फिर आप गरीब और मोहताजों के लिए आप उनकी दवाई और इलाज का इंतज़ाम करा लें। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वक्त बहुत दुखी कौम है। इस कौम के जिस्म पर बहुत गहरे ज़ख्म लग चुके हैं। पिछले 3.5 सालों में, पौने 4 सालों में गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे साथ कल जो मुसाफिर जो अपने सफ़र कर रहे थे, ऑनरेबल ये मिनिस्टर अपना एहसन इकबाल साहब थे और हमारे इंजीनियर साहब थे, वो यहाँ पर मौजूद खुर्रम दस्तगीर, उनको एक शख्स ने कहा, वो जुमला कहा, मुझे बखुदा गो के हमारी वो सियासी मुखालफत है, सियासी मुखालफत होती है, दोस्ती भी होती है PTI से। उसने कहा कि उस दौर में बहुत वक्त ज़ाया हुआ। मेरा दिल पसीज गया। एक बतौर पाकिस्तानी के मुझे बेपना शर्म आई कि क्या आज हमें यह भी ताना सुनना पड़ रहा है ऐसे लोगों से जो कि पाकिस्तान के मुरब्बी और पाकिस्तान के दोस्त हैं। जनाब स्पीकर, यकीन करें कि कौमों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन इस तरह की तानाजनी कि पिछले दौर में कुछ नहीं हुआ और वक्त ज़ाया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये कायदे आज़म की रूह को तड़पाने के मुतरादिफ है। लाखों मुसलमानों ने जो इस मुल्क के लिए शहादत दी, पाकिस्तान के लिए, उनकी रूहों को दुख देने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर हम ये सब मिलकर, यहाँ पर जो मेरे अपना बैठे हैं, हमारे मोहतरम इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, मिलकर जब इस कश्ती को दोबारा किनारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये धरने हो गए और फिर जलाओ और घराव की तहरीक का पैगाम दिया गया
और खुलेआम कहा गया कि मैं हर तौर डी चौक पहुंचूंगा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस तरह जो शख्स 3.5 साल गाली गलोच उसका ओढ़ना बिछौना था, दिन रात वो अपना ऑपोजिशन को चोर और डाकू कहना और फिर गुलों को और गुलदस्तों को उसको मिसमार कर दिया, उसको अपना क्या कहते हैं जी, उसको मसल दिया और आज फिर दोबारा वही 2014 की जो इंतहाई दिल खराश वाकयात की उसको दोबारा ज़हनों में ताज़ा हो रही याद उसकी। जनाब स्पीकर, ये तारीख को अगर दोबारा दोहरानी दिया गया तो फिर हम हाथ रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। वो बड़ा मशहूर है वो, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदलिया और इदारों को किस तरह बदनाम किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, जब कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा उनकी शान के खिलाफ या एहतराम को गुस्ताखी की? इनके बारे में मशहूर नहीं, तारीख गवाह है कि खुद कहा कि फलां चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो मैं तैयार हूं, और ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही चीफ जस्टिस जिनका उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने फैसला उनके खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ दुश्मनाम तराजी शुरू कर दी। ये एक वाकया नहीं, 2 वाकयात हुए, 2 वाकयात। ये तारीख गवाह है, मैं कोई आराम कहानी नहीं सुना रहा। और अगर इनके हक में फैसले तो सब अच्छा है, अगर खिलाफ तो फिर इदारों को गालियां, अदालत उज़्मा को गालियां और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं जुटा सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया, हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $200 अरब और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $1.5 अरब। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इम्प्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको ख़त्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियाँ होती हैं, उसको गुफ्तगू के ज़रिए उसको नेगोशिएट करते हैं और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया, जनाब स्पीकर, उसके बारे में
पीटीआई के सरबराह ने क्या कहा? अभी स्पीकर देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। जहाँ जिक्र ये आज तक कभी नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही मचा दी। तो आज अगर हम ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने ये कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जहाँ स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये हैं वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूँ कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है, सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है, इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सादिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। यहाँ स्पीकर, मैं ये बात कर चुका कि किस तरह 2014 में इस मुल्क की माश को तबाह किया गया। और जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि उस वक़्त भी 2014 में भी वो अफसर और जवान जो अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज अदा कर रहे थे उनको किस तरह लहूलुहान किया गया। एक एसपी, आज भी वो दिलखराश मंजर पूरे पाकिस्तान को याद है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को याद है। और 126 दिन डी चौक पर तमाशा लगा रहा और खूनी मार्च के ऐलानात होते रहे। यहाँ स्पीकर, आज फिर उसी खूनी मार्च का इरादा किया गया और जिस तरह जत्थे यहाँ पर इस्लामाबाद लाए गए, मैं समझता हूँ कि इसकी कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात तय थी, मैंने ये कहा था कि कोई लाइव एमुनिशन लेके नहीं आएगा, पुलिस का एहलकार हो या कोई और हो, कोई लाइव एमुनिशन नहीं लेके आएगा। हत्तुल मकदूर हमने कोशिश की कि खुदा ना खास्ता किसी की जान को ख़तरा ना हो, किसी भी हवाले से, कोई हवाई फायर होता है, कुछ और हो जाता है। और बाकी जो मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे गैर आइनी जो मार्च होते हैं, खूनी मार्च होते हैं, उनको रोकने के लिए जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो भी वो इकदाम लेती हैं एक दायरे में रहकर, उस पूरी दुनिया में होता है। आंसू गैस है, रबर बुलेट्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो सारा इंतज़ाम किया गया।
मगर उसके बावजूद भी जनाब स्पीकर के इस बात के पेश नज़र कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो जाए, हमने बहुत एहतियात बरती। मगर जिस तरह वहाँ से ऐलानात हुए और अटक से ये जत्था आया और वहाँ पर केपी पुलिस के साथ, वज़ीर आला के साथ, जनाब स्पीकर कभी दुनिया की तारीख में हुआ कि एक सूबा वफाक पर हमला करते? कभी आज तक हुआ? और मसल्ला जत्थे हों और भरपूर वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हों। जनाब स्पीकर, एक सूबे की हुकूमत के सरबराह और उनकी पूरी मावनत से वफाक के ऊपर कल हमला किया गया। जनाब स्पीकर, ये बात किसी महज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और बिलियन ट्री के झूठे नारे लगाने वालों ने किस तरह कल दरख्तों को यहाँ पर जड़ों से काटा, पौधों को काटा, उनको मसल दिया गया। जी आग लगाई, जलाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये है वो सवाल जनाब स्पीकर जिस तरफ न सिर्फ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बड़े अदब से, बल्कि आज इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को इसका जवाब देना है कि क्या हमने तखरीब की तरफ जाना है या तामीर की तरफ जाना है, पाकिस्तान को बनाना है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बिगाड़ना है, बेवा और यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखना है या फिर उनको अल्लाह के सहारे और अवाम के जो अंधे थपेड़े हैं जो इस दुनिया के, उनके हवाले करना है। अल्लाह ताला तो हर एक का मालिक है, लेकिन उसी का हुक्म है कि दानिश से काम लो, हिकमत से काम लो, अकल से काम लो। ये तो फैसला हमने करना है कि मस्जिद की तरफ जाना है या जिस तरह मौलाना साहब आज फरमा रहे थे, या फिर एक खुदा न खास्ता कहवा खाने में जाना है। ये तो फैसला हमारी अकल और दानिश ने करना है। तो क्या हमने तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या हमने पाकिस्तान को बनाने का रास्ता इख्तियार करना है? जनाब स्पीकर, मैं इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर्स, एफसी, ट्रैफिक पुलिस इंतज़ामिया और तमाम उन लोगों को और इदारों को जिन्होंने कल इस गैर आइनी और इन जत्थों को रोकने के लिए और पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों और माँओं और बेटों और बुज़ुर्गों को बचाने के लिए, उनकी इमलाक को बचाने के लिए जो उन्होंने कल फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी से अदा किए, मैं उन सबको अपने इस पूरे ऐवान को तरफ से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और लाहौर में वो शहीद सिपाही, उनको पूरा ऐवान उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको, कुरान करीम इस बात की जगह जगह फरमाता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उस अजीम सिपाही के दर्जात बुलंद करे और जनाब स्पीकर, उनके घर वालों से ताज़ीद करना एक सुन्नत भी है, एक फ़र्ज़ भी है, रिवाज भी है, समाज भी है। लेकिन कौन उन बच्चों और बेवा को जनाब स्पीकर ये तसल्ली देगा कि हमारे अब्बू कब वापस आएंगे, माँ मेरा बाप कहाँ चला गया, कब वापस आएगा? ये है वो दास्तान, दिलखराश दास्तान। और उम्रें गुजर जाएंगी, वो बच्चे और बेटियाँ और वो बेवा अपने खामन को और वो बच्चे अपने वालिद को भूलेंगे नहीं। और फिर उसके ऊपर जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात जनाब स्पीकर नहीं हो सकती। मैं आज उस शहीद के लिए भी वफाक की तरफ से और
जो हमारे लाइन ऑफ ड्यूटी में जो लोग बच्चे बेटे हमारे ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए मैं वफाक की तरफ से एक पैकेज का ऐलान करता हूं, ताकि इनका हौसला बढ़े, इनकी हौसला बढ़े, इनको हिम्मत हो कि हर अच्छे काम के लिए हुकूमत वक्त उनकी पुष्ट पर है। जनाब स्पीकर, शहीदों के जाने का दुख, उनके अहल खाना से हम सब ताज़ियत करते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे। मेट्रोस की तामीर भी फिर हो जाएगी। हमने पहले भी तामीर की थी, इन्होंने तकरीब की, फिर हम तामीर करते जाएंगे। जितनी बार ये जलाएंगे हम उसको दोबारा बनाते रहेंगे। लेकिन ये सफ़र कब तक, ये मजाक कब तक, ये मेरा वतन, ये मेरे वतन के 22 करोड़ अवाम कब तक इस संगीन मजाक को ये झीलते रहेंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो सवाल, चुपता हुआ सवाल, जिसका जवाब आज इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने देना है। जनाब स्पीकर, आपको याद है, ये कोई बहुत माजी बईद की बात नहीं, माजी करीब की बात है, जब दहशत गर्दी के हाथों